नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जन्मभूमि स्कूल जसलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने जो तीसरा काव्य था हमारा मत बांटो इंसान को, इसका अध्ययन भी किया था। अब हम हमारा जो चौथा पाठ है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा पाठ है? कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल कर्मयोगी, तो कर्म करने वाला इंसान उसे कर्मयोगी कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के वड़ा प्रधान पद पर रह चुके हैं। यह रेखाचित्र में शंकर दयाल शर्मा जो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद रह चुके हैं, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का रेखाचित्र इस पाठ में अंकित किया है कि उनका स्वभाव, उसके जो मूल्य है समाविष्ट मूल्य, इस पाठ के जो समाविष्ट मूल्य है समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा। तो इन गुणों का लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में उनका समर्पण रहा है। तो इन गुणों के कारण वह सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनकी कर्मठता के कारण वह 19 महीने तक भारत के वड़ा प्रधान पद पर रहे हैं। तो भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई थी। आगे की पढ़ाई उन्होंने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की थी। तो उनके सांसद के रूप में आरंभ हुई उनकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी थी। तो जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार में से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे और उसके प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण उनके जीवन की विकास का मूलधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य मैंने लिखे हैं: समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा। तो पहले हम देखते हैं कि निष्काम कर्मयोगी। शास्त्री जी के नाम के साथ निष्काम कर्मयोगी जुड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे इन लोगों में नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करते हैं, वो उन लोगों में नहीं थे जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाग्य पर भरोसा करके बैठते हैं और भाग्य पर ही विश्वास रखते हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में कर्मठता, कर्म के सिद्धांत पर वह चलने वाले इंसान थे, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। मैंने लाल बहादुर शास्त्री की एक पुस्तक पढ़ी थी, तो वह रेल मंत्री थे, लेकिन उनकी मां को वह कहते थे कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ। क्यों ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वह इस पद पर पहुंचे हुए उसके अंदर अभिमान का जो दुर्गुण पैदा न हो,
इसलिए उनकी माँ से भी उन्होंने छिपा रखा था। और उन्होंने जब प्रधानमंत्री पद में उसको गाड़ी खरीदी थी तो उन्होंने 5,000 की लोन ली थी। वर्तमान समय में आप देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां वाले हमारे कुछ नेता है कैसे घूमते हैं। पहले के समय के जो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, तो उनका जीवन समर्पण भाव, कर्म के भाव पर निर्भर होता था। तो हम देखते हैं आगे, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर तथा और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा के संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। संपूर्ण भाव से समर्पित, तो देश के लिए संपूर्ण भाव, सेवा में संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिस्वरूप था। गीता जो हमारा धर्म ग्रंथ गीता है, तो उन्होंने लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, एक कर्मना सिद्धांत पर तो आधार रखे फलनी आशा रखे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक प्रयुक्त होगा। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, कर्म का भाव और संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई देनी पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या अन्य क्षेत्र में कार्य करते हो, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। समन्वय यानी कि संयोग होना चाहिए। अपने कर्म और भक्ति के अनुसार कर्म करना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही वह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य किसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का उत्तम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही हम सभी भावों का एहसास हो जाता है। व्यक्ति का दिखावा कैसा है, वो कैसे कपड़े पहनता है, उस पर नहीं, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका समर्पण कैसा है, उसका कर्म कैसा है, इसके भाव पर व्यक्ति का निचोड़ फैलाया जा सकता है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, और जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। हमारे देश को कुछ नुकसान नहीं पहुंचे, राष्ट्र लाभ, राष्ट्र का लाभ हो, ऐसा उनका चिंतन था, जिसके मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना, जब जवाहरलाल नेहरू के बाद देश का प्रधानमंत्री किसे बनाया, उसमें मोरारजी देसाई और शास्त्री जी का नाम चर्चित हुआ था। लेकिन लोगों को शास्त्री जी पर दृढ़ विश्वास था और उनकी जो राजनीतिक जो विरासत थी उसको संभालना और उसे आगे
ले जाने का काम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि इसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति से देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी सामान्य ही बने रहे। विनम्रता जो गांधी जी के गुण है, वह शास्त्री जी में भी यह गुण है। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी बापू के कारण। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास और बापू का इन पर प्रभाव पड़ा था। डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर ही उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है। बाइबल में लिखा है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। यानी कि जो लोग विनम्र होते हैं, जिसके अंदर विनम्रता होती है, वह लोग पृथ्वी की जो विचारधारा को वो बदल सकते हैं, और व्यक्ति की विचारधारा को भी विनम्र लोग भी बदल सकते हैं। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो 1857 में हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तब उन्होंने प्रवेश किया था। जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाजार आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। देश की आजादी में तो हमें देश की जो आजादी मिली है, वह ऐसे विनम्रता और देशभक्त लोगों के कारण ही मिली है। अंग्रेजों को रातों रात कोई स्वप्न आया था कि वो हमें आजादी देंगे? नहीं, पर हमारे जो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे लोग जिन्होंने समर्पण भाव से अपना संपूर्ण जीवन देश भक्ति में व्यतीत किया, इस गुणों के कारण ही हमें आजादी मिली है। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वो लोक सेवा के सदस्य बने। 1926 में लोक सेवा मंडल के सदस्य बने और उनमें शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। अछूत जो हमारे समाज में उन समय छूत अछूत का भेद बहुत ही था, तो उन्होंने अछूतोद्धार के लिए काम किया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में नमक का कानून तोड़ो, जो दाढ़ी कुछ हम कहते हैं, उनमें उन्होंने भाग लिया। तो 1930 में जब नमक कानून तोड़ो शुरू हुआ, तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। कई बार जेल गए शास्त्री जी, कई बार जेल गए।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती थी जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने क्या कहा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो 1942 का जो वो हिंद छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो वह देश में बहुत समय तक चला, निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। कितनी बार? 7 बार। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी, कितना बड़ा ललक थी, यानी कि कितना उत्साह था। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 में जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। 1942 की जेल यात्रा सबसे बड़ी, 3 वर्ष तक शास्त्री जी जेल में रहे। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्य, कौन से कार्य? रचनात्मक कार्य में लगे हुए थे, वही दूसरी और पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे और 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन साथ काम करने उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। उन्मूलन यानी कि जड़ मूल से उसके उखाड़ देने की प्रयास। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका के किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। तो शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी, राजनीति का ज्ञान उन्हें बहुत था। इसलिए इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो हमारे देश की प्रधान पद पर भी रह चुकी है, वह भी एक लोखंडी महिला थी। उन्होंने इंदिरा गांधी जी, तो इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। क्या मानती थी? राजनीतिक, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था, वह करती थी। तो देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार ने शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे, भिन्न भिन्न जुदा जुदा पदों। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया, गृह मंत्री। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल का योगदान दिया था और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला।
इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक रहा तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसे पद का अभिमान होता है, लेकिन शास्त्री जी में समर्पण भाव, हमने आगे देखा कि उनके अंदर समर्पण भाव का जो गुण था, इसके कारण उनको में अभिमान की कोई भावना नहीं थी। पर उन पर देश के स्वाभिमान का जो भाव, इसके स्वाभिमान का भाव था। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्होंने अपने मंत्रालय को लोकप्रियता मिली ही थी, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इस लोकप्रियता के परिणाम पंडित नेहरू के निधन के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें स्वीकार किया। तो देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। तो शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था कि उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था, भटकाव की भावना नहीं। जो राजनीतिक पार्टी में अपना पक्ष बदलकर दूसरे पक्ष में जाते हैं, ऐसा राजकीय भटकाव भी उनके अंदर नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। अधिकारों को महत्व दिया, अपने कर्तव्य को महत्व। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो चुके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में जो विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह था 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे कि आपके भविष्य की मंजिल, विद्यार्थी को भाषण में क्या कहा कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में से ही प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। आपको क्या सोचना चाहिए कि आप देश के पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोध आता है, जिसे समझना चाहिए कि हमारा देश प्रजातांत्रिक है, प्रजा का शासन करता है, प्रजातांत्रिक। जो निजी स्वतंत्रता